हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टूडियो में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों यदि आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके सिलेबस में राजस्थान का जीके अवश्य मिलेगा। और राजस्थान के जीके में भी कुछ चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर परीक्षा में चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप तो उन टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उन्हीं में से एक है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु से संबंधित हम एक भाग पहले पढ़ चुके हैं, यानी 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान की जलवायु से संबंधित। किस प्रकार से, एक तो भारतीय मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्गीकरण किया है एक तो वो, दूसरा कोपेन के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, तीसरा ट्रिवार्थी के अनुसार वर्गीकरण किया गया और चौथा है थॉर्नवेट के अनुसार वर्गीकरण। तो ये 4 प्रकार के वर्गीकरण है, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में पीछे हम पढ़ चुके हैं। प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने मानचित्र के माध्यम से काफ़ी अच्छे ढंग से वहाँ बताया है। और आज हम इनके बारे में, कोपेन, ट्रिवार्थी और थॉर्नवेट, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। ये AW, PW, HW, BSSW, CWG, बस ये शब्द हैं, ये पकड़ लीजिए। AW यानी ए से शुरू हो रहा है, ABBC। आगे क्या लिखा वो भी एक बार छोड़ दो आप, ABB और C, ABC 3 हो गए। तो ये 3 ABBC ये तो कोपेन के द्वारा वर्गीकरण आता है, उसमें नाम आता है ए से, ABBC। ठीक इसी प्रकार से कोपेन से मिलता जुलता 3 अक्षरों वाला नाम कौन सा है, ट्रिवार्थी। ट्रिवार्थी में भी 3 नाम, जो ट्रिवार्थी नाम है उसमें भी 3 अक्षर, जैसे को पे न 3 है, ट्रिवार्थी उसमें भी 3। यहाँ देखिए ट्रिवार्थी किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार देखिए ये ट्रिवार्थी है, 1 2 3 अक्षर इसमें और 3 इसमें। तो कोपेन और ट्रिवार्थी में 3 अक्षरों से नाम बने हैं। हालांकि हम यहाँ कोई संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं। तो ट्रिवार्थी, कोपेन ये एक जैसे समान है, इसलिए ABBC इनके लिए ट्रिवार्थी याद रखना। बस आधा आपका जलवायु से संबंधित इनका वर्गीकरण क्लियर हो गया है यहीं पर। अब बचता है थॉर्नवेट। थॉर्नवेट में 4 अक्षर हैं, तो वो C से शुरू करेंगे हम, इनके बाद में CDDE। वो कैसे होगा हम मैप के माध्यम से समझेंगे, लेकिन C से शुरुआत होने वाला थॉर्नवेट है, जबकि ट्रिवार्थी और कोपेन A से शुरू होते हैं। कोपेन और ट्रिवार्थी A से शुरू होंगे क्योंकि 3 नाम है, 3 नाम पहले और चौथा 4 नाम वाला। थॉर्नवेट में 4 अक्षर हैं, 4 अक्षरों का बड़ा नाम है, उसमें बड़े से शुरू कर दो, C से शुरू कर दो। बस ये ट्रिक आप याद कर लो, आधा आपका जलवायु से संबंधित इनका वर्गीकरण क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैप के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए ये है A, ये कोपेन का वर्गीकरण है, ABB और C। दिखाई दे रहा है ना आपको, पहला अक्षर, सिर्फ पहला अक्षर बोल रहा हूँ मैं, ABB और C। ठीक इसी प्रकार से ट्रिवार्थी का ट्रिवार्थी वाला वर्गीकरण, ये तो कोपेन का है। अब मैं ट्रिवार्थी वाला वर्गीकरण और बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये ट्रिवार्थी का है, इसमें भी 3 नाम ABB और C। तो कहने का मतलब कोपेन और ट्रिवार्थी दोनों का वर्गीकरण लगभग एक जैसा है। थोड़ा सा उसमें हो सकता है प्रतिनिधित्व जिला है वो एक चेंज हो जाए, लेकिन ये पूर्ण रूप से ट्रिवार्थी ने वनस्पति के आधार पर जो कोपेन ने वर्गीकरण किया उसी का अनुसरण किया, उसमें थोड़ा सा सुधार किया ट्रिवार्थी ने। वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किसने किया, कोपेन ने, उसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया किसने, ट्रिवार्थी ने। ये तो हो गया कोपेन और
त्रिवार्थी का वर्गीकरण। अब इसमें ध्यान से देख लीजिए, ये कलर दिखाए गए हैं, एक तो ये कलर, एक ये कलर, और एक यहाँ फिर ये जो दक्षिण पूर्वी भाग है इसके दो भाग बना दिए हैं, एक तो सी एक ए। अब इस बी बी इसमें फर्क है, ये बी और ये बी, इनमें से ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा आएगा? ए बी बी, आप ऐसे याद रख लो। बी एक तो है एस और एक है बी के साथ है डब्लू। अब एस और डब्लू में कौन सा आता है? पहले एस और डब्लू में कौन सा आता है? एस। ए बी सी डी में आता है ना, ए बी सी डी एफ जी एच एस टी यू वी डब्लू, इस प्रकार से। तो एस पहले आता है, तो ए से शुरू करके इस प्रकार से चलना है हमें, ए फिर बी एस वाला और फिर बी डब्लू वाला। तो ये 2 नंबर, आप 2 नंबर पे आ गया और ये 3 नंबर पे आ गया। 2 नंबर और 3 नंबर पर कौन सा आएगा? बी में फर्क कैसे होगा ये आप समझ गए होंगे। जो यहाँ मैं क्षमा चाहता हूँ उन विद्यार्थियों से जिन्होंने पहले अच्छे ढंग से तैयारी कर रखी है, उनको इतना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बच्चे जो नए हैं, नवीन विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। वो कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत बार कि बी एस एच कौन सा है और बी डब्ल्यू एच कौन सा है। डब्ल्यू ये शुष्क है, ये तो शुष्क इलाका, और ये है एस स्टेपी सेमी, सेमी वाला यानी अर्ध, सेमी का मतलब होता है अर्ध। ये तो वोल डब्ल्यू वोल पूर्ण रूप से, और ये एस सेमी अर्ध समझ लो, पूर्ण रूप से ग्राम, हॉट ग्राम पूर्ण रूप से ग्राम है, और ये आधा ग्राम। तो ये नीचे वाला आधा ग्राम है, और ये पूर्ण रूप से डब्लू का एक बार आप वोल समझ लो, वोल का मतलब होता है पूरा का पूरा पूर्ण। तो पूरा का पूरा एरिया है वो ग्राम है, ये तो बी डब्लू में। और आधा एरिया ग्राम या आधा ग्राम एरिया है वो आधा ग्राम, आधा एरिया नहीं, एरिया है वो आधा ग्राम। ग्राम पूरा अगर सोया तो ये 50 अर्ध शुष्क है, शुष्क का आधा, ये आधा शुष्क है। और ये फिर ए और सी आते हैं, इनके बारे में हम फिर देखेंगे, क्योंकि पहले बी का कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं हम। अब इस ए में, ए का मतलब तो है, ये तो हमें पता चल गया, इसके नीचे वाले भाग है ये आर्द्र इलाका है, यहाँ वर्षा बारिश है वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा यहाँ हम देख सकते हैं ज़्यादा बारिश एक तो इस क्षेत्र में होती है या फिर इस क्षेत्र में। हमें पता है सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ होती है। अति आर्द्र, हमने जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो वर्गीकरण पढ़ा था उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ा था कि ये अति आर्द्र जिले हैं। तो ये अति आर्द्र ये तो है ए डब्ल्यू में, और ये आर्द्र ये हैं सी ए डब्ल्यू में। तो इस प्रकार है ए, ऐसे चलो यहाँ से ए बी और फिर सी, ए बी बी और सी। ये जो त्रिवार्थी का वर्गीकरण है ऐसा का ऐसा कोपेन का है। ये देखिए कोपेन का, ए से चले बी बी, ठीक उसी प्रकार से ये बी डब्ल्यू और ये बी एस। अब आगे एस एच डब्ल्यू, ये पूरा नाम आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक नाम याद रख लो, ए बी एस बी डब्ल्यू और सी, ए बी एस बी डब्ल्यू और सी। अब ध्यान से आप देखकर मेरे को बताइए कि झालावाड़ जिला कौन से क्षेत्र में होगा? आप बताइए मेरे को, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया इसके बारे में। सिर्फ ये हमें जिले दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सोचकर बताइए झालावाड़ क्या यहाँ पर है? नहीं है ना, यहाँ तो जैसलमेर है। तो झालावाड़ कहाँ है? झालावाड़ जिला ये है। तो प्रश्न जिस प्रकार से मैंने पूछा यही पेपर में आएंगे, सिर्फ इसी प्रकार से पूछे जाते हैं ज़्यादातर प्रश्न कि झालावाड़ कौन से क्षेत्र में होगा। तो झालावाड़, ये कलर देखिए कौन सा कलर है, ये ए डब्ल्यू वाला। झालावाड़ के लिए आप ए डब्ल्यू लगाना, बांसवाड़ा के लिए आप ए डब्ल्यू लगाना। किस प्रकार की जलवायु? ए डब्ल्यू। और यहाँ डूंगरपुर है, इसके लिए ए डब्ल्यू। फिर देखिए पूछ लेते हैं
गंगानगर कोपेन के अनुसार है ये। गंगानगर में कौन सा है BW। और बाड़मेर में ये देखिए, बाड़मेर में BS है ना बाड़मेर में, और झुंझुनू में BS। तो इस प्रकार से कोई भी पूछे, ये ज़िले हमने ज़िले याद कर रखे हैं। मैंने बार बार आपको शुरुआत में संभागीय व्यवस्था आपको बताई थी, उसी समय बता दिया था कि जो 41 ज़िले हैं वो ऐसे याद नहीं होंगे। आप मैप लाइए दुकान से और उस मैप को रोज़ाना भरने का अभ्यास कीजिए, आराम से ज़िले याद हो जाएंगे। तो अब इस क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले हैं ये आप आराम से बता सकते हैं। अब ये जो CW वाला इलाका है, इसमें ये तो कोपेन का है, और ट्रिवार्थी ने भी ऐसा ही बताया, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, ध्यान रखना। ये तो देखिए CW वाला यहाँ तक आ चुका है, कहाँ तक है, इससे सिरोही तक है, आ चुका है ना नीचे तक, और इस साइड में इतना एरिया। जबकि ट्रिवार्थी ने वर्गीकरण किया है, उसमें ये तो दोनों भाग इस साइड में रह गए बी वाले, सी को यहाँ से ऐसे कट कर दिया है, ट्रिवार्थी ने यहाँ से कट कर दिया। एक बार देखिए, ये देखिए, ये सी यहाँ इतना ही बताया CAW, किसने, ट्रिवार्थी ने। जबकि कोपेन वाले में यहाँ तक आ गया था, बस इतना ध्यान रख लेना और कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसे ही है। जो वनस्पति को आधार बनाया कोपेन ने, वही ट्रिवार्थी ने आधार बनाया, और जो ABBC वाले भाग कोपेन ने बताए, वही किसने बताए, ट्रिवार्थी ने बताए। अब हम थॉर्नवेट की तरफ चलते हैं। क्या थॉर्नवेट ने ऐसा माना, उसमें 4 अक्षर है नाम में, तो वो अलग होगा थोड़ा सा। यहाँ C से शुरुआत की है थॉर्नवेट ने, ये थॉर्नवेट का वर्गीकरण है, इसने C से शुरुआत की है, ये C। ठीक उसी प्रकार से आप सिर्फ पहला अक्षर याद रखिए, CDDE। उसमें तो ऐसे चले थे ना, ट्रिवार्थी और कोपेन में हम ऐसे चले थे, ABB और C, यहाँ C था। थॉर्नवेट ने क्या किया है, इसका थोड़ा सा घुमाव चेंज कर दिया है। थॉर्नवेट ने C यहाँ से शुरुआत करके CDDE ऐसे घुमा दिया। उन दोनों ने तो घुमाया था ऐसे, लेकिन थॉर्नवेट ने ऐसे घुमा दिया है सीधा। एक तो उत्तरी भाग बना दिया, एक मध्य भाग बना दिया, ये उत्तरी भाग, ये मध्य भाग, और ये दक्षिणी भाग, और एक पश्चिमी भाग बना दिया, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग। इस प्रकार से थॉर्नवेट ने बनाया है। शुरुआत C से हुई है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण में शुरुआत C से हुई है, CDD। उसमें था ABB, ऐसे था ABBC, लेकिन थॉर्नवेट में CDDE E है ये। तो E, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछ सकते हैं, काफ़ी मनपसंद प्रश्न है एग्जामिनर का, कि जैसलमेर, थॉर्नवेट के अनुसार जैसलमेर किस प्रकार की जलवायु में आता है, E वाली में आता है। जैसलमेर, ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है ना, पीला, जैसलमेर इसी में तो है। तो जैसलमेर कहाँ आता है, E वाले इलाके में। जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ D में आ गए, और जो मध्य भाग के ज़िले हैं ये सारे के सारे, चाहे जयपुर है चाहे अजमेर है, कौन सा भी है, किस क्षेत्र में आते हैं, D में। अब DAB इसी प्रकार से CDADB। तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो गया यहाँ, सबसे बड़ा क्षेत्र है ये मध्य वाला, DA वाला। DA सबसे बड़ा क्षेत्र है, DB है ये उत्तर की तरफ, जबकि C नीचे की तरफ। इतना याद रख लो, आपका काम क्लियर। इनको अगर आपने समझ लिया तो सीधा का सीधा बता सकते हैं कि यहाँ वर्षा कितनी होगी, यहाँ वर्षा कितनी होगी, यहाँ वर्षा कितनी होगी। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, वर्षा का तो पता है। वर्षा इस साइड से शुरुआत होती है भारत में,
वर्षा का आगमन यहाँ से होता है और इस साइड में कम होती जाती है। जैसलमेर आते आते 5 सेंटीमीटर तक वर्षा बच पाती है, जबकि यहाँ 40 सेमी तक वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से 40 नहीं 150 सेमी तक यहाँ वर्षा हो जाती है, जबकि यहाँ 5 सेमी तक। तो इस प्रकार से हमने जो वर्गीकरण है उनको मैप के माध्यम से पढ़ लिया है। अब कोपेन का वर्गीकरण है उसको देखिए। निवासी कहाँ के थे? जर्मनी के। और वर्गीकरण का आधार क्या माना? वनस्पति। राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, AW, BW, HW और BSSW, CWG। ये क्या थे हमने मैप में अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं। अब देखिए AW, इसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं। आर्द्र नाम आया है, कहने का मतलब नीचे वाला इलाका दक्षिणी भाग में है, इसलिए आर्द्र है, वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। और प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है इसका? डूंगरपुर। कोपेन के वर्गीकरण में है ये। डूंगरपुर इसका प्रतिनिधित्व जिला है। औसत वर्षा कितनी होती है? 80 सेमी या इससे अधिक। 80 से लेकर 150 सेमी तक वर्षा होती है। तो 80 सेमी या इससे अधिक कितनी? 100 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है। और तापमान कितना होता है? गर्मी में 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है, जबकि सर्दी में 12 से, ये देखिए ये 12 है यहाँ पर, 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तक आ जाता है। तो तापमान इतना, वर्षा इतनी। और जिला प्रतिनिधित्व तो कौन सा जिला कर रहा है? डूंगरपुर जिला। ये तो AW वाले भाग की। अब कौन कौन से क्षेत्र, इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, उदयपुर, बारां, कोटा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ आदि जिलों में ये विस्तृत है। कौन सा? AW वाला। दोबारा देखिए, यही तो है AW वाला। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। ये AW है, ये इलाका। AW में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है। उष्ण कटिबंध यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा कर्क रेखा से आपको काफ़ी अच्छे ढंग से बता रहा है। कर्क रेखा से नीचे उष्ण कटिबंध और ये उपोष्ण, लेकिन ये कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए उष्ण कटिबंध के नाम से पुकारा जाता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए आर्द्र है, नमी है यहाँ। औसत वर्षा 80 से 90 सेमी या 80 से ऊपर कितनी हो सकती है? प्रतिनिधित्व जिला ये बांसवाड़ा लिखा है दोस्तों, डूंगरपुर जिला है इसमें। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था, प्रतिनिधित्व जिला कौन सा AW का, तो बोर्ड ने AW का प्रतिनिधित्व जिला डूंगरपुर माना था, जबकि बुक में एक गाइड में मेरे आगे बांसवाड़ा भी लिखा हुआ मिला था। तो आप डूंगरपुर जिला करना। ये प्रतिनिधित्व जिला कौन सा? डूंगरपुर। और औसत वर्षा 80 से 90 सेमी। और फिर भी कई बार बोर्ड वाले भी एक परीक्षा में अलग प्रश्न का उत्तर मान लेते हैं, दूसरी बार दूसरा उत्तर मान लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा संशय आप भी दूर कर लेना। आपके पास जो भी गाइड है उसमें से देख करें कि इनमें से जो सही, पूर्ण रूप से सही आप आश्वस्त हो सकते हैं इसके। लेकिन मैंने जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उनका अध्ययन किया, तब ये डूंगरपुर ही मिला था मेरे को। अब देखिए यहाँ कौन सा? झालावाड़ जिला आ गया, और उदयपुर आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, सलूंबर, यहाँ सलूंबर है, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर है। कुछ ज़िले हैं जो दोनों तरफ आ रहे हैं, ये भी है इसमें। और ये C वाला, ये CW, ये भी आता है इसमें, और AW भी आता है। तो कुछ ज़िले दोनों जगह नाम आएंगे, आप कन्फ्यूज मत होना। दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है कुछ ज़िलों में। अब हमें इसके बाद वनस्पति की चर्चा कर लेते हैं। वनस्पति यहाँ किस प्रकार की पाई जाती है? ज़्यादा वर्षा होगी, स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ घनी प्राकृतिक वनस्पति होगी। और मानसूनी पतझड़ वन इसमें पाए जाते हैं। सवाना तुल्य घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। सवाना घास जो मिलती है, काफ़ी अच्छी वर्षा होती है वहाँ। वहाँ किस प्रकार की घास पाई जाती है? सवाना,
ठीक उसी के समान इन मैदानों में यानी AW वाले क्षेत्र में घास पाई जाती है। अब हम दूसरा जो BW HW वाला भाग है इसके बारे में चर्चा करते हैं। BW हमने पढ़ा था A से, चलिए A के बाद कौन सा आ गया B, और फिर कौन सा आ गया B, लेकिन इनमें भी पहले कौन सा आता है, ये तो AW आ गया, ये B है, इसमें पहले कौन सा S और W दो है, तो यहाँ S पहले आता है और W बाद में आता है। कहने का मतलब है ये W वाला इलाका ये लास्ट में चला गया जैसलमेर वाली साइड। तो यहाँ इस प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जो इसका प्रतिनिधित्व करता है, जैसलमेर तथा फलोदी के कुछ भाग शामिल हैं। इसमें तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दी में ये गर्मी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि सर्दी में 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कौन से क्षेत्र में BW HW में। यह विशाल शुष्क मरुस्थलीय भाग है, हमें पता ही है इस क्षेत्र की जलवायु कठोर होती है, शुष्क होती है। यह प्रदेश वनस्पति विहीन यानी वनस्पति कम वर्षा की वजह से नामात्र की होती है, बालुका स्तूपों से ढका रहता है। यह जल की कमी का क्षेत्र है, पानी कम है यहाँ। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के प्रभाव से इस क्षेत्र के जनजीवन में सुधार आया है। आजकल तो वर्तमान समय में इसमें सुधार आया, सो आपने देखा भी होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी वजह से काफ़ी पैदावार होने लगी है इस क्षेत्र में। यहाँ वाष्पीकरण की दर तीव्र है। वाष्पीकरण की दर तीव्र होने का मतलब गर्मी और ये जो उष्णता है, इसी वजह से ज़्यादा वाष्प है वो उड़ जाती है, जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो वाष्पीकरण की दर यहाँ ज़्यादा है बजाय किसके, दक्षिणी भाग के। अब आता है BSSW जो कि बीच में आया था ना। A मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। A फिर B और फिर B और यहाँ C। इसी प्रकार से किसने, कोपेन और ट्रिवार्थ ने। तो A का आ गया नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा आर्द्र है, और B यहाँ BW बाद में और BS पहले, तो ये BS वाला ये आ गया। अब BS इसको स्टेपी भी बोलते हैं, अर्ध शुष्क भी बोलते हैं। सेमी का मतलब अर्ध होता है, तो आधा सूखा या स्टेपी जलवायु प्रदेश भी नाम आ सकता है। ये नाम है, ये थोड़े से याद रखना दोस्तों। अगर प्रश्न में स्टेपी आ गया तो ये अर्ध शुष्क ही होगा या BSSW वाला भाग ही होगा, इनमें कन्फ्यूज मत होना। BSSW आपने अच्छे ढंग से याद कर लिया, लेकिन कई बार हमारे दिमाग को परखने के लिए वो ये नाम दे देते हैं स्टेपी। जैसे पीछे वाले में सवाना दिया था, AW में सवाना नाम दिया था, इनके लिए ये स्टेपी नाम दे देते हैं, ये जो BSS है ना इसके लिए। तो स्टेपी या अर्ध शुष्क या BSSW एक ही है ये। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही, पाली, ब्यावर, जोधपुर और नागौर जो कि इसका प्रतिनिधित्व करता है। डीडवाना, कुचामन, चूरू, झुंझुनू, सीकर आदि शामिल है। कहने का मतलब है काफ़ी बड़े क्षेत्र में विस्तृत है ये। यहाँ औसत वर्षा 20 से 40 सेमी। औसत तापमान गर्मी में कितना होता है, 32 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सर्दी में 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। और यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ व घास व मुख्यतः स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये नाम 2-3 बार आ गया, आप अच्छे ढंग से याद कर लेना। स्टेपी कौन सा है, ये अर्ध शुष्क वाला है। कोपेन के वर्गीकरण में यह राज्य का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। ये तो हमने मैप में देखा भी था कि सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है कोपेन के वर्गीकरण में। इन चारों में देखिए 1, 2, 3, 4, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये लाल रेड कलर वाला ये क्षेत्र है ना जो सारा सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो यही है BSH। इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है, नागौर। अब ये तो पढ़ लिया हमने। अब आते हैं CWG यानी
ए, बी, बी और सी। सी वाला इलाका यानी पूर्वी राजस्थान, भरतपुर धौलपुर वाला पूर्वी मैदान। तो ये इलाका है। इसमें देखिए, इस प्रदेश में अरावली के दक्षिण पूर्वी व पूर्वी जिले आते हैं, जैसे कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है? टोंक। किसका? CWG का। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। कोपेन का नाम ले रहा हूँ मैं, कोपेन के अनुसार है ये। और औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है? 60 से 80 सेमी। औसत तापमान गर्मी में 32 से 38 डिग्री, जबकि शीत ऋतु में यानी सर्दी में 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। चंबल के पेड़ इसी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, या इसी की मुख्य विशेषता है। चंबल नदी इसी से होकर गुजरती है, तो वो पेड़ भी इसी में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है CW के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। ये जो ज़िले हैं ये आप यहाँ याद करो, इससे अच्छा है कि मैप में जो मैंने मैप बताया उसको रोक कर अच्छे ढंग से देख लो। बस वो मैप अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होंगे। ज़्यादातर इनसे प्रश्न यही पूछते हैं कि कौन सा ज़िला किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन से जलवायु प्रदेश में है। अब देखिए, ये त्रिवार्थी वाला आ गया। एक एक करके हम इनके बारे में मैप में एक बार और देख लेते हैं। मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा। ये कोपेन का वर्गीकरण है ना। सबसे पहले तो ये देखिए BWHW, ये पूरा नाम मत याद रखो आप, BW 2 अक्षर याद रख लो। BW उष्णकटिबंधीय शुष्क है ये पूरा का पूरा इलाका। कोपेन के अनुसार है गंगानगर, हनुमानगढ़ इसमें आते हैं। अन्य नाम आएंगे, अगर थोर्नवेट आता है तो वो इसमें नहीं आएगा दोस्तों। औसत वर्षा 10 से 20 सेमी और प्रतिनिधित्व बीकानेर जिला करता है। इसका प्रतिनिधि कौन सा जिला है? बीकानेर। अब उप आर्द्र या मानसूनी उप आर्द्र, ये देखिए कौन सा उप आर्द्र, यहाँ से लेकर यहाँ कितनी वर्षा है? 60 से लेकर ये, सॉरी ये नहीं है, ये तो अर्धशुष्क है। उप आर्द्र वाला ये आ गया यहाँ 60 से, ये 10 से 20 सेमी और ये 20 से 40 सेमी, ये आ गया BSH वाला, ये BW और ये BS और ये आ गया C। तो पहले BSH वाला ये देखते हैं, दोबारा से देखिए। ये है। अब इसमें BSHW ये इलाका, यहाँ अर्धशुष्क स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की घास है वो यहाँ पाई जाती है। और ये किस प्रकार का है? औसत वर्षा 20 से 40 सेमी, कितनी है? 20 से 40 सेमी तक औसत वर्षा। और प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है इसका? नागौर। इसमें पढ़ लिया। अब ये C, इसका प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? और वर्षा 60 से, ये 10 से 20, 20 से 40, और ये जो यहाँ आर्द्र उप आर्द्र CW वाला है, इसके बारे में अगर हम देखें तो कितनी है? 60 से 80 सेमी वर्षा है। और प्रतिनिधित्व टोंक जिला, इसका प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है? टोंक। ठीक इसी प्रकार से AW, ये तो हमने पढ़ लिया है। तो एक एक करके इस प्रकार दोस्तों हमने ये सारे मैप में देख लिए। अब इससे ठीक मिलता जुलता त्रिवार्थी का वर्गीकरण हो रहा है। ये त्रिवार्थी वाला यहाँ कौन सा है? A, B,
बी, ए डब्ल्यू, बी एस और बी डब्ल्यू। तो ये क्षेत्र थोड़ा छोटा हो गया उससे। गंगानगर हनुमानगढ़ कोपेन के अनुसार किस क्षेत्र में थे? कोपेन के अनुसार तो ये इस प्रकार से था और बीकानेर इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। कौन से का? बी डब्ल्यू का। ये बी डब्ल्यू है। बी डब्ल्यू का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा था? बीकानेर। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। जबकि ये त्रिवार्थी है, इसके अनुसार प्रतिनिधित्व जैसलमेर जिला कर रहा है। अब यहाँ क्षेत्र थोड़ा कम हो गया है, किसका? बी डब्ल्यू का। जबकि बढ़ गया किसका? ये जो बीच वाला है बी एस एच। बी एस एच क्षेत्र है, ये जलवायु खंड है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है और विस्तृत हो गया है। हाँ, इसका प्रतिनिधित्व तो वही नागौर जिला कर रहा है। नागौर उसमें भी था, इसमें भी है, लेकिन इसमें बीकानेर था और यहाँ कौन सा है? जैसलमेर है ना। ये देखिए, जैसलमेर जिला प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि कोपेन के अनुसार बीकानेर था। अब देखिए सी डब्ल्यू। ये सी डब्ल्यू वाला इलाका है, किसके अनुसार? त्रिवार्थी के अनुसार। यहाँ कोपेन ने तो यहाँ तक, ये सी डब्ल्यू वाला इलाका यहाँ तक ले आया था कोपेन, जबकि त्रिवार्थी पूरी सीधी रेखा खींचकर इसके दो भाग बना दिए, एक तो ए डब्ल्यू का और एक है सी डब्ल्यू का। तो ये सी, ये ए, ये बी, ये बी, लेकिन बी में ये एस है, ये बी डब्ल्यू है। अब हम थोड़ा सा थॉर्नवेट के बारे में और देख लेते हैं। थॉर्नवेट ने जो वर्गीकरण किया था, ये तो त्रिवार्थी का ही है। ये थॉर्नवेट का वर्गीकरण। इसमें थॉर्नवेट ने क्या किया? वर्षा, वनस्पति और जो तापमान है, सभी का जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये वर्गीकरण किया है। सिर्फ वनस्पति को आधार नहीं माना उसने। एक तो ये जो ए डब्ल्यू वाला त्रिवार्थी कोपेन ने माना था, तो सेम उसी प्रकार से ये विभाजन कर दिया। यहाँ सी से शुरुआत की है, जबकि बीच वाला इलाका वो तो इस प्रकार से रख रहे थे। कौन है? त्रिवार्थी और कोपेन। इसने क्या किया है? थॉर्नवेट ने बीच वाले इलाके में चेंजिंग कर दिया है। ये बीच में इस प्रकार से घुमा दिया गोलाई में, ये बीच में रख दिया। एक भाग उत्तर, एक पश्चिम। पश्चिम वाला भाग पश्चिम में रख दिया, उत्तर वाला भाग उत्तर में रख दिया, और मध्य वाला भाग ऐसे बना दिया, दक्षिण वाला दक्षिण में, और पूर्वी भाग बनाया नहीं, पूर्वी भाग को इस मध्य भाग में समेट लिया। पश्चिम, थॉर्नवेट के अनुसार बता रहा हूँ मैं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तीनों दिशाओं के तीनों क्षेत्र बना दिए। जबकि पूर्वी दिशा के लिए उसने मध्य भाग को शामिल कर लिया और बड़ा क्षेत्र बना दिया। ये है अर्धसूचक। उन्होंने तो अर्धसूचक इस प्रकार से बताया, लेकिन थॉर्नवेट ने अर्धसूचकीय पूर्वी भाग को एक साथ लेते हुए कर दिया। यहाँ अरावली का कोई महत्व नहीं है इसके वर्गीकरण में, अरावली के समानांतर नहीं है। ये वर्गीकरण ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, पश्चिम का पश्चिम में और पूर्वी को मध्य के साथ जोड़ते हुए ऐसे बना दिया है। अब ये अर्धसूचक इलाका है, ये सबसे बड़ा है, देख लिया ना हमने, सबसे बड़ा ये मध्य वाला। अब नाम सी से शुरू किए, उन्होंने ए से शुरू किए, जबकि थॉर्नवेट ने सी से। सी के बाद डी आता है, तो सी, डी और ई, इस प्रकार से विभाजन किया है। पहले सीधा ऊपर गया, सी, डी और फिर ई, यहाँ ई नीचे आ गया। तो इस प्रकार से विभाजन किया है। किसने? थॉर्नवेट ने। ये डी है और ये भी डी, लेकिन डी में पहले कौन सा था? इसने ए बी लगा दिया, डी के साथ है ए बी जोड़ दिया। उसने तो जोड़ा था एस डब्ल्यू, जबकि इसने जोड़ दिया ए बी, डी ए डी बी। तो इनमें पहले कौन सा आता है? डी ए, और फिर आता है डी बी। ये डी बी है, ये डी ए। यहाँ से शुरुआत होने पर सी, डी ए, डी बी और ई। प्रश्न ज़्यादातर यही पूछते हैं कि
जैसलमेर कौन से क्षेत्र में आता है या कौन सी जलवायु खंड है थॉर्नवेट के अनुसार जिसमें आता है? तो ई वाला ये है। और डूंगरपुर किस में आता है? सी में। यहाँ ए बी नहीं है, सी से शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ा क्षेत्र है डी ए, ये डी ए वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। और सबसे उत्तर में गंगानगर हनुमानगढ़ है, ये कौन से क्षेत्र में आते हैं, कौन से जलवायु खंड में आते हैं? तो डी बी, ये डी बी है, ये डी ए। इसके अंदर जो भी आपको ज़िले दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे डी ए में आते हैं। ये सारे के सारे ज़िले किस में? डी बी में। और ये पश्चिमी भाग वाला जैसलमेर, मुख्य जैसलमेर के बारे में पूछते हैं, ये किस में आता है? ई में। और ये ई ए। जबकि ये जो नीचे वाला भाग है दक्षिणी भाग, यहाँ ज़्यादा आर्द्रता है, ये है सी से। अब इनमें प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा है? इसका प्रतिनिधित्व जैसलमेर कर रहा है। जबकि जो डी बी है इसका प्रतिनिधित्व ये बीकानेर जिला कर रहा है, बीकानेर इसका प्रतिनिधित्व करता है। जबकि अर्ध शुष्क वाला इलाका इसका प्रतिनिधित्व नागौर करता है। और यहाँ जो दक्षिणी भाग में CW है इसका प्रतिनिधित्व कौन सा? डूंगरपुर, ये डूंगरपुर है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। वर्षा कितनी होती है यहाँ? 10 से 15 या 10 से 20 भी आ सकते हैं। और ये 15 से 20 सेमी या 20 से 25 सेमी कैसे भी आ सकता है, ये इसी में है। जबकि ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ आर्द्रता यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर औसत 50 से 80 सेमी, 50 से 80 सेमी यहाँ मानी है। और ये 80 से अधिक है, ये औसत वर्षा यहाँ 80 से ज़्यादा मानी है। किसने? थॉर्नवेट ने। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरिकल पढ़ लेते हैं। ये त्रिवार्थी का वर्गीकरण और त्रिवार्थी ने जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या माना? वर्षा की मात्रा। ये नहीं है दोस्तों, ये गलत लिख दिया, मिस प्रिंट हो। वनस्पति किसने माना था? कोपेन ने। उसी का विस्तृत रूप है, थोड़ा और गहराई से वर्गीकरण किया है, वनस्पति के आधार पर ही माना है त्रिवार्थी ने। जबकि वर्षा का आधार थॉर्नवेट ने माना था। राजस्थान की जलवायु के प्रकार त्रिवार्थी के अनुसार AW जो कि प्रतिनिधित्व जिला डूंगरपुर है, BW प्रतिनिधित्व जिला इसका जैसलमेर है, BSH प्रतिनिधित्व जिला इसका नागौर है, और CAW इसका प्रतिनिधित्व सवाई माधोपुर जिला कर रहा है। अब यहाँ देखिए, कोपेन ने टोंक जिला बताया था, CAW का प्रतिनिधित्व कोपेन ने टोंक बताया, जबकि त्रिवार्थी ने सवाई माधोपुर। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है। थॉर्नवेट ने राज्य की जलवायु को निम्न 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। हम इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है, एक बार देख लेते हैं। CAW उप आर्द्र जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं इसको। डूंगरपुर इसका प्रतिनिधित्व करता है। सवाना प्रकार की यहाँ वनस्पति पाई जाती है, सवाना मानसूनी प्रकार की। DAW उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, और अजमेर इसका प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। DBW जिसको मध्य तापीय अर्धशुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं, बीकानेर इसका प्रतिनिधित्व करता है। कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं, जबकि अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। वहाँ दोस्तों मैंने इसमें देखिए, यहाँ मैंने नागौर बोला था, ये अजमेर है। EAD यहाँ उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, भी इसका नाम आ सकता है। जैसलमेर इसका प्रतिनिधित्व करता है और मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं इस टॉपिक से? राज्य में सबसे अधिक गर्मी जून में और सबसे अधिक ठंड जनवरी में। पूर्वाई किसको कहते हैं? जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं उनको पूर्वाई कहते हैं। अरब सागरीय मानसून से सबसे अधिक औसत वर्षा कौन से जिले में होती है? बांसवाड़ा में। हाँ दोस्तों, औसत वर्षा की बात है, औसत वर्षा सबसे अधिक बांसवाड़ा में होती है, जबकि औसत वर्षा झालावाड़ में बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है उसकी औसत वर्षा झालावाड़ में ज़्यादा होती है। वर्षा ऋतु में
वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, जहाँ 48 दिन तक वर्षा होती है। और जिले के रूप में अगर पूछा जाए तो जिले बांसवाड़ा में 38 दिन वर्षा होती है और झालावाड़ में 40 दिन वर्षा होती है, जबकि माउंट आबू में 48 दिन। जुलाई महीने में वायुदाब की जो 999 मिलीबार की समदाब रेखा है, ये कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जालोर, पाली, अजमेर और टोंक जिलों से होकर 999 मिलीबार की जो वायुदाब रेखा है वो गुजरती है, जबकि 1000 मिलीबार वाली ये थोड़ी सी नीचे की तरफ सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता है। दक्षिण पूर्व का मतलब ये भाग दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण और ये पूर्व, तो ये भाग दक्षिण पूर्व हो गया। इससे जब ऐसे बढ़ते हैं तो वर्षा है वो कम होती जाती है। यही लिखा है इसमें कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये उत्तर ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम की तरफ है कम होता जाता है किसका? समवर्षा रेखाओं का मान। कोपेन के वर्गीकरण से बांसवाड़ा में यहाँ प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं वो देखिए। बांसवाड़ा किस जलवायु खंड में है? AW में। सीकर है BSSW में। गंगानगर है BWSW में। धौलपुर है CWG में। झालावाड़ AW में। बीकानेर BWHW में। बाड़मेर झुंझुनू BSSW में। जैसलमेर और पश्चिम बीकानेर ये किस में आते हैं? BWHW में। डूंगरपुर AW में। चूरू BSSW में। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ सम्मिलित रूप से BWHW में। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। पाली BSSW में। स्टेपीवाला अर्धसूचक। टोंक CWG में और भरतपुर CWG में। ये सारे के सारे मैंने यहाँ जो लिखे हैं ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों, सीधे के सीधे ऐसे ही। और ऐसे ही आगे प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है इनमें। सिर्फ जिलों की स्थिति मैप के माध्यम से देख लीजिए आप। भरतपुर CW में आ गया। मेवात व डांग क्षेत्र, यहाँ ये मैं WW बोल रहा हूँ, आप W मत याद रखो। ABC और CDE ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। D के 2 भाग हैं AB, जबकि B के 2 भाग हैं BS और BW, वो मैंने बता दिया आपको मैप के माध्यम से। मेवात व डांग क्षेत्र CW में आते हैं। मेवात वाला अलवर वाला क्षेत्र है ना, और डांग क्षेत्र करौली भरतपुर उस जगह। तो ये सारे के सारे क्षेत्र किस में आते हैं? CWG में। CWG कोपेन के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत माना गया है। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। हालांकि BSSW ज़्यादा एरिया कवर करता है, लेकिन जो धोकड़ा वनस्पति, धोकड़ा वृक्ष है, वो ज़्यादा इस CW वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस वजह से ज़्यादा वनस्पति होने की वजह से इसमें ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र इसी को मानना है, किसको? CW को। भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र तो हो सकता है जो अर्धसूचक वाला है वो ज़्यादा हो, लेकिन वनस्पति है और कोपेन का मुख्य आधार वनस्पति ही था वर्गीकरण का, इसलिए वनस्पति में धोकड़ा वन है वो ज़्यादातर इसी क्षेत्र में आते हैं। इसलिए CWG को ज़्यादा लगभग 58% एरिया कवर करने वाला बताया दोस्तों। आगे थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। कोपेन के जलवायु प्रदेश एवं उसके संकेत अक्षर या संकेताक्षर कौन कौन से सही हैं, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया था। उप आर्द्र, उप आर्द्र का मतलब ये मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, उनमें इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। उप आर्द्र को कोपेन ने क्या कहा? CWG। उष्ण कटिबंधीय शुष्क को कोपेन ने क्या कहा? उष्ण कटिबंधीय शुष्क यानी जैसलमेर वाला BWHW। और स्टेपी यानी अर्ध शुष्क वाला उसको क्या कहा? BSSW। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र इसको क्या कहा? आर्द्र यानी नीचे नीचे वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा AW। तो ये नाम भी आपको याद रखने चाहिए। उप आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, स्टेपी और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या रहा? वर्षा की प्रभावशीलता व तापीय दक्षता, यानी वर्षा और तापीय दोनों की दक्षता के बारे में दक्षता के आधार पर ये वर्गीकरण किया है। थॉर्नवेट के अनुसार DAW, ये AW WW छोड़ दो एक बार, CDDE
ये याद कर लो। DAW सबसे विशाल, सबसे ज़्यादा क्षेत्र कवर करता है। ये मध्य राजस्थान मैप में काफ़ी अच्छे ढंग से हमने पढ़ लिया इनके बारे में, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा दोहरान कर रहे हैं। ये प्रश्न आया था इस प्रकार से कि सिरोही, पाली और अजमेर किस में आते हैं, तो DAW में। कोटा, झालावाड़, बारां ये किस में आते हैं, CAW में। इसका नाम ऐसे भी आ सकता है, मध्य राजस्थान। DAW का मतलब मध्य राजस्थान, CAW का मतलब दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और EAW का पश्चिमी राजस्थान। EAW पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर इसका प्रतिनिधित्व करता है। और DBW ये उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, उत्तर पूर्वी बीकानेर ये सारे के सारे DBW में आते हैं। तो दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी और एक मध्य राजस्थान में पूर्वी साथ में जुड़ जाता है। इस प्रकार राजस्थान की चारों दिशाओं के चारों नाम आगे थॉर्नवेट के वर्गीकरण में। गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला ये ध्यान रखना आप दोस्तों, कोपेन के अनुसार है ये पश्चिमी क्षेत्र में चले जाते हैं। कौन से में, BW में, जबकि थॉर्नवेट के अनुसार है ये DB में है। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये पूरा का पूरा जलवायु से संबंधित टॉपिक कवर कर लिया है, और मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझाने की चेष्टा की है दोस्तों, और ये समझ लिया तो आपके प्रश्न गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। आप कम से कम 2 बार अगर इन वीडियोज़ को देख लोगे, ध्यान से सुन लोगे, तो कहीं जलवायु से संबंधित आपके जीवन में दिक्कत नहीं रहेगी। कैसा लगा आपको वीडियो, ये तो आप कमेंट में बताओगे तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दिया करो दोस्तों, और साथ में लाइक वाले बटन के साथ साथ सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दिया करो, ताकि हमारा एक परिवार बन जाए और आपके द्वारा मैं मोटिवेट होता रहूं, आगे से आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूं, अपने आप में सुधार भी करता रहूं। आपके सहयोग से ही ये सारे काम होंगे। तो सहयोग के रूप में आप मेंबरशिप ले सकते हैं, इसके लिए आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, ये वीडियो बन रहे हैं ये काफ़ी बड़े बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सिलेबस कवर करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, तो इसमें वीडियो बड़े बनने स्वाभाविक है। हमें जो छोटे छोटे वीडियो हैं उनके माध्यम से हम आगे कवर करवाएंगे, लेकिन समझने के लिए जो आधारशिला है, आधार स्तंभ है, उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लेने के लिए ये समझना ज़रूरी है। तो इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा, छोटे वीडियो बनाना मैं बना तो दूंगा लेकिन समझ में नहीं आएगा फिर। खैर, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।